चलो स्टार्ट करो बेटा। अच्छा देखो, हमने सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक जो हमारा बेसिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स है वो हमने स्टार्ट किया था, राइट? सब लोग साथ में बेटा आ जाओ, उसी को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट से ध्यान देना सभी ने। अभी न्यू फेसेस है, ऐसा कोई है बेटा जिसका आज फर्स्ट डे क्लास में? ओके, 1 2 3 4। ओके, इसके पहले का यूट्यूब वाला अटेंड किया था सेशन, वो अटेंड किया था ना? इट्स ओके देन, समझ में आया था, बेसिक समझ में आया था। ओके ग्रेट, चलो आ जाओ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना एकदम? डन। सर ये ग्रीन क्यों रखते हैं? ये ग्रीन का ही तो सारा जादू है। ये बच्चों को देखो कैसे दिखता है, दिख रहा है क्या सभी को? इनको क्या वाइट स्क्रीन दिख रही है ना इधर में पूरी? ये देखो दिख रही है क्या? इस पे जो लिखता हो वो उस पे दिखता है। मूवीज वाले VFX यूज करते हैं ना? हाँ, चलो आ जाओ यार बच्चों में स्टार्ट करो बेटा, ध्यान दे देना सभी ने। अब तक जो बताया एक शॉर्टकट में फटाफट से रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है? हाँ, सो ध्यान दे दो बेटा। हमारा पेपर नंबर 5 चल रहा है, फिनेंशियल अकाउंटिंग। हमने बेसिक स्टार्ट किया था। अब सबसे पहले नंबर वाला जो आपका टॉपिक है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हमने स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी बेटा, एक बार देखो ज़रा ध्यान देना। इसमें मैंने अकाउंटिंग का मतलब आपको आसान भाषा में क्या होता है वो बता दिया था, राइट? उसके बाद मैंने आपको बता दिया था अकाउंटिंग किसकी करते, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। किसकी करेंगे बेटा? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की। फिर उसके बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाई और नीड ऑफ अकाउंटिंग, क्यों करते हैं वाई, या फिर नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये भी हमने देखा था। हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, इनकम और एक्सपेंसेस कितनी है, बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स क्या है, धंधे में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। ये सारी बातें हम लोगों को समझ में आती है अकाउंटिंग से, वरना कोई शौक या हॉबी नहीं है कि चलो यार आज उठे कुछ काम नहीं तो अकाउंटिंग करके आ जाते। नो, हमें नीड है, जरूरत है अकाउंटिंग की। उसके बाद हमने ये देखा था कि कौन कौन सी बेसिक टर्म्स है, कौन कौन सी बेसिक टर्म्स है बेटा। बिजनेस यानी क्या? सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ऐसी एक्टिविटीज जो मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो हम लोग उन सेट ऑफ एक्टिविटी को प्यार से बिजनेस धंधा बोल देते हैं, यस और नो? जैसे मैंने मेरा सेलफोन बेच दिया, क्या मेरा सेलफोन बेचने का बिजनेस है क्या? नो। ये मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ क्या? नो। हाँ, अगर मैं सेलफोन रेगुलर बेसिस पे परचेस किया होता और उसको सेल किया रहता तो मैं ऐसा बोलता कि मेरा सेलफोन बेचने का बिजनेस है। बट मैंने क्यों बेचा? इसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो गई है ना, अब ये खराब हो रहा है इसलिए मैंने बेच दिया। ये सेलफोन अब जो मैं नया खरीदूंगा वो बेचने के पर्पज के लिए नहीं, बिजनेस में लंबे समय तक यूज करने के लिए खरीदूंगा। मतलब मेरा सेलफोन बेचने का बिजनेस नहीं है। मैं अगर रेगुलर बेसिस पे सेलफोन परचेस कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, यस, उस केस में आई कैन से दैट मेरा सेलफोन खरीदने बेचने का बिजनेस है। उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। एसेट प्रॉपर्टी ऑफ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, है ना? मे बी टेंजिबल एसेट, मे बी इंटेंजिबल। इंटेंजिबल देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, बट उसकी रियल वैल्यू है। काफी बार बच्चे बोलते सर इंटेंजिबल एसेट क्या है, ये फिक्टिशियस एसेट है क्या? नो, इंटेंजिबल ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है, वो काल्पनिक एसेट नहीं है, वो लॉस एसेट नहीं है। इंटेंजिबल एसेट की भी वैल्यू है, वो रियल एसेट्स है, उसको बेचने जाएंगे तो उससे पैसा मिलेगा। जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है बेटा, आप रियल टाइम बेसिस पे देख रहे हो, जितने जल्दी फेस टू फेस वालों को सुनाई देता है उतनी जल्दी आपको भी सुनाई देगा जो ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग वाले हैं। तो अगर कुछ डाउट आया तो फटाक से आपने वहां पे वो डाउट फटाक से चैट के अंदर में टाइप कर देना है शॉर्टकट में, ठीक है? और अगर डाउट नहीं है तो ND लिख दिया तो भी चलेगा, नो डाउट। डाउट है तो D लिख करके आपने उतना एक सेंटेंस जल्दी से टाइप कर देना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग व्हाट्सएप एकदम फुल ऑन स्पीड से यूज करते हो, तो मेरे ख्याल से आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी। और डाउट शॉर्टकट में लिखना, ठीक है? आ जाओ, ताकि आप लोग पीछे ना रह जाओ, फटाफट से आपका डाउट आ जाए। और आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं, बस आपने हाथ खड़ा करना है कि सर
वापस रिपीट करो, बस इतना ही, और तो कुछ आपको करने का काम नहीं, मुजरा चल रहा है इधर में, ठीक है। सो आ जाओ, ध्यान देना बेटा। सो टेंजिबल असेट, देख छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, लाइक फिक्स असेट आपकी प्लांट एंड मशीनरी हो गई, लैंड बिल्डिंग हो गई। इंटेंजिबल गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी इंटेंजिबल असेट, देखेंगे डिटेल में और आगे जब भी जरूरत रहेगी। उसके बाद हमने देख लिया था बेटा ड्राइंग, विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस, को हम लोग प्यार से ड्राइंग बोलेंगे। ड्राइंग इन मनी और मनी वर्थ कैसे भी हो सकता है। ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से गुड्स विड्रॉ किया, वो भी ड्राइंग है। ओनर ने बिजनेस से कैश विड्रॉ किया, वो भी ड्राइंग है। ओनर ने अगर और कोई पर्सनल असेट विड्रॉ किया तो उससे भी हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ड्राइंग। पर्सनल पर्पस, हाउस होल्ड पर्पस और डोमेस्टिक पर्पस की। डेटर्स पार्टी और पर्सन जिससे इन फ्यूचर कुछ लेना है। एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग, पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस में रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए, रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए नहीं, मेंटेन करने के लिए। इंप्रूव करने के लिए जो खर्चे करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मेंटेन करने के लिए जो खर्चे करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो रेवेन्यू एक्सपेंस यानी अपने ये एक्सपेंस की बात चल रही है, ये वाले। लॉसेस, पेमेंट या आउटफ्लो तो हो गया असेट का, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला, उसको हम लोग प्यार से लॉसेस बोल देंगे। देन उसके बाद लाइबिलिटीज, देन कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन। लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस, है ना। क्रेडिटर्स, पार्टी और पर्सन जिसको इन फ्यूचर कुछ देना है। इनकम, ऑपरेटिंग रिसीट ऑफ द बिजनेस। एंड गेन, विदाउट हार्डवर्क आपको जो कुछ मिल रहा है, जैसे बैठे बैठे लॉटरी लग गई, प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, वो सब गेन है। हार्डवर्क करने के बाद जो मिलता है वो इनकम है, विदाउट हार्डवर्क जो मिल रहा है वो गेन है। यस और नो। ये कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी, और भी आगे बेसिक टर्म्स आने वाली, एक सेपरेट टॉपिक भी आपको, कैपिटल रेवेन्यू। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट रूल देखा था, हाउ टू पास जर्नल एंट्री के लिए। क्या रूल था बेटा, इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो। आपका सवाल, सर कौन से है डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर, एक्सपेंस, लॉसेस, इन सब का डेबिट बैलेंस है। मतलब अगर ये बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। अच्छा, इंक्रीज या डिक्रीज होना कहां से समझ में आएगा बेटा? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करके चेक कर लेना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है। एंड दूसरा रूल क्या था, इफ क्रेडिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड। क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट, डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहा है तो डेबिट करो। अच्छा, कौन कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है? ऑल लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन, इन सब का हमेशा हमेशा के लिए कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। बरोबर है क्या? आगे और ध्यान देना अच्छे से, हमने कुछ एंट्रीज पास किया था, छोटी मोटी लेजर पोस्टिंग भी किया था, और शायद एक छोटू सा सिंपल सा डमी एग्जांपल लिया था बैलेंस शीट तक का। याद आ रहा है क्या सभी को? आ जाओ, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, है ना। यहां तक हमने देख लिया था। देन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन हमने स्टार्ट किए थे, राइट। और इसके अलावा कुछ देखा था क्या हमने? पक्का? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, तीनों को प्रैक्टिकल लाइफ में साइमल्टेनियसली यूज किया जाता है, लेकिन तीनों में थोड़ा सा अंतर है, अच्छे से ध्यान देना। कॉन्सेप्ट्स किसी भी चीज के पीछे की वजह बताता है। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, अगर किसी इंसान ने किसी को मार दिया तो उसको भी हाथी के पैरों के नीचे कुचल के मार दिया जाता था। फिर ये जो कॉन्सेप्ट सही है ना, कॉन्सेप्ट सही है, तूने उसका मर्डर किया तो तेरा भी मरना निश्चित है, तय है। तो वही क्या हो गया आगे जाके? कन्वेंशन, परंपरा, चाली रीति, रूढ़ी, परंपरा, यस और नो। और वो ही कन्वेंशन आज जाके क्या बन गया है? प्रिंसिपल। ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा। समझ में आ रहा है क्या? जो कॉन्सेप्ट है उसी से कन्वेंशन पैदा होते हैं, कन्वेंशन से ही प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन बनते हैं। सो रियल लाइफ में कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल को हम लोग मोर और लेस सेम ही बोलते हैं। सो आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल और गोइंग कंसर्न कन्वेंशन और अजम्पशन कुछ भी पूछा तो आप लिखोगे सेम ही, या आंसर टिक करोगे सेम ही, यस और नो। सो हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट देख लिए थे, एक बार बता देना बेटा। ड्यूअल एस्पेक्ट हमने देख लिया था, सब लोग साथ में रहना मुन्ना। और कौन सा देखा था? बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, हाँ बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, इसी को प्यार से सेपरेट एंटिटी भी कहते हैं,
है ना, इसी को प्यार से सेपरेट एंटिटी और सिर्फ एंटिटी और बिजनेस एंटिटी, बरोबर है, बिजनेस एंटिटी, सेपरेट एंटिटी और सिर्फ एंटिटी, तो तीनों में से कोई भी नाम आए तो घबराने वाली बात नहीं है। और कौन सा देखा था हमने, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, क्या बोलना था बेटा इसका, मटेरियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करना है, अगर ट्रांजैक्शन टोटली इमटेरियल है तो यस यू कैन इग्नोर। अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट किसको गाइड करते हैं मुन्ना, प्लीज ध्यान देना, अकाउंटेंट को गाइड कर रहे हैं इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटेंट को अकाउंटिंग करते वक्त अपने बैक ऑफ द माइंड में ये सारे कॉन्सेप्ट्स फॉलो करना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं होने वाला है। सर अगर उसने कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किए तो, सबने ध्यान देना बेटा, उसने कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किए तो उसका जो भी उसने अकाउंटिंग प्रिपेयर किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, I can say that financial statements are not showing true and fair view. सर ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब क्या, जैसा होना चाहिए अगर वैसा है that means ट्रू एंड फेयर व्यू है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। आपका सवाल सर कैसा होना चाहिए, एज पर रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, एज पर डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए, एज पर मर्केंटाइल और अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग होनी चाहिए, यस और नो। जो भी अकाउंटिंग कर रही है एंटिटी, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरी है, एनपीओ है, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी है, तो उस कंपनी को, उस एंटिटी को जो जो रूल्स रेगुलेशंस एक्ट अप्लीकेबल है उसके हिसाब से अगर अकाउंटिंग है, ये सारी चीजें हैं तो यस आई कैन से कि ट्रू एंड फेयर व्यू है। इसमें से कोई एक चीज भी नहीं है तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। डोंट वरी, ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आगे ऑडिट के अंदर में आने वाला है, ग्रुप 2 के अंदर में बेसिकली ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर अच्छा लंबा चौड़ा डिस्कशन है। डन। और कौन सा कॉन्सेप्ट हमने देखा था, बोलो बेटा, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इसको किसके साथ लिंक किया था हमने, गोइंग कंसर्न के साथ। गोइंग कंसर्न है मतलब बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है, और आप सभी लोग जानते हो कि कोई भी काम का रिजल्ट कब आता है, वो काम खत्म होने के बाद। तो बिजनेस का रिजल्ट, बिजनेस की इनफाइनाइट लाइफ खत्म होने के बाद अगर हम लोग पता करेंगे तो कभी जीवन में बिजनेस का रिजल्ट ही पता नहीं चलेगा, यस और नो, राइट। तो इसीलिए इस झंझट से हमें किसने मुक्त किया, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ने। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ने बिजनेस की उस इनफाइनाइट लाइफ को तोड़ दिया 12 मंथ के टुकड़ों में। उसी 12 मंथ के पीरियड को आप लोग प्यार से अकाउंटिंग पीरियड और प्यार से फाइनेंशियल ईयर आप बोल देते हो। सो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि बता हर साल 12 महीने बाद या हर बार एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर क्यों हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके पीछे की एक वर्ड में वजह क्या है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। और कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था, मनी मेजरमेंट कहता है वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन विच यू कैन मेजर इन मनी और मनी इज वर्थ। उसके बाद प्रूडेंस भी देख लिया था हमने। और कौन सा देखा था, प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म दोनों का सेम कहना है। प्रूडेंस कहता है आप आपकी असेट्स और इनकम को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताओगे और लायबिलिटी और एक्सपेंस को कम करके नहीं बताओ। कंजर्वेटिज्म कहता है अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेंस या लॉस हो रहा है ना, अगर कोई फ्यूचर में एक्सपेंस या लॉस हो रहा है, आपको ऐसा अगर लगता है कि फ्यूचर में कोई तो एक्सपेंस या लॉस होगा, तो आपने क्या करना है बेटा, उस एक्सपेंस और लॉस को आपने आज ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर लेना है, आज ही आपने उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करनी है, यस और नो। चलो आ जाओ आगे बढ़ते बेटा थोड़ा सा और। देन उसके बाद लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लिखना है बेटा सभी ने। कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, और कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, इसी को प्यार से हिस्टोरिक कॉस्ट भी कह देते हैं, इसी को प्यार से हिस्टोरिक कॉस्ट भी बोल देंगे। देन सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म पहला टॉपिक है। आपको काफी सारी चीजें ऐसे लगी सीएमए फाउंडेशन के अंदर में आपने देखी है, लेकिन फिर से मॉड्यूल में दिया है, सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हम लोगों को देखना जरूरी है। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म हो गया, कंसिस्टेंसी, ड्यूअल एस्पेक्ट, गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटिटी, मटेरियलिटी, पीरियोडिसिटी, मनी मेजरमेंट, प्रूडेंस, सब्सटेंस और लीगल फॉर्म, कॉस्ट। और कौन सा है, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट, और दो कोई तो छूट रहे हैं, फुल डिस्क्लोजर, और एक कोई तो छूटा है, ठीक है, एक लाइन की जगह छोड़ देना है ना।
चलो बेटा बताओ। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यहां तक हो गया था ना बेटा। आ जाओ, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सो क्या कहना है बेटा? हाँ, अक्रूवल। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का और हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट का क्या कहना है, अच्छे से ध्यान देना सब लोग। आ जा मुन्ना। सो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट कह रहा है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट अकाउंटेंट को कह रहा है रिलेटेड टू फिक्स असेट। ये कहता है जब भी तू कोई असेट बाय करेगा तब तूने उस असेट का अकाउंटिंग करना है उस असेट की तेरी एक्विजिशन कॉस्ट पे। मतलब उस असेट को अक्वायर करने के लिए तूने तेरे जेब से जितनी भी कॉस्ट इनकर की है, जो भी तूने कॉस्ट पे किया, तूने उस कॉस्ट पे अकाउंटिंग करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। सो अगर आप कोई असेट बाय करते हो 10 लाख रुपीस का और बाय करने के बाद उसकी मार्केट वैल्यू 11 लाख हो जाती है, 9 लाख हो जाती है, तो भी आप उसकी अकाउंटिंग कितने पे करोगे? 10 लाख पे, न ज्यादा न कम। मतलब आप मार्केट वैल्यू बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करोगे, आप हिस्टोरिक कॉस्ट बेसिस पे अकाउंटिंग करोगे। और आप लोगों को एक चीज बता दो कि यही अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। सोचो ना, हम लोगों को हमारे बैलेंस शीट के असेट साइड की कॉस्ट ही पता है, उसकी मार्केट वैल्यू हम लोगों को रिफ्लेक्ट हो रही है क्या बैलेंस शीट में? नो। उसकी ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट हो रही है क्या? नो। मैंने आज के 10 साल पहले एक लैंड खरीदा था 20 लाख रुपए का, आज उस लैंड की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। मेरे बैलेंस शीट में आज भी लैंड कितने पे दिख रही है? 20 लाख पे। गलत है ना ये? हम लोगों को करेक्ट पिक्चर पता चल रहा है क्या? नो। इसीलिए ये एक अकाउंटिंग का लिमिटेशन भी है। यूएस की अगर मैं बात करूं तो यूएस में मार्केट वैल्यू बेस पे अकाउंटिंग होती है, इंडिया में कॉस्ट बेसिस और हिस्टोरिक कॉस्ट बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, जो कि एक बहुत बड़ी गलत चीज है। ये नहीं होना चाहिए, बट क्या करें, इंडिया में हम लोग कॉस्ट बेसिस ही फॉलो करते हैं। सो लिख लो यहां पे एक सेंटेंस में, रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड एसेट्स एट इट्स एक्विजिशन कॉस्ट, एट इट्स एक्विजिशन कॉस्ट। असेट को आपने उसकी एक्विजिशन कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है, न उससे ज्यादा न उससे कम। बरोबर? सर एक्विजिशन कॉस्ट कैसे निकालेंगे? असेट की परचेज प्राइस प्लस ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस incurred to bring that asset to its present location और प्रेजेंट कंडीशन। असेट खरीदने से लेके उसे रेडी फॉर यूज करने तक या प्रेजेंट लोकेशन पे लाने तक और रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज होने तक जो भी आपने नेसेसरी एक्सपेंस इनकर किए वो सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस क्या रहेंगे बेटा? आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आज हम लोग कैपिटल रेवेन्यू भी देखेंगे डिटेल में। कैपिटल रेवेन्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हर एग्जाम में कैपिटल रेवेन्यू के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी आज तक कोई एग्जाम नहीं रही है कि जिसके अंदर में कैपिटल और रेवेन्यू के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। माइनस डिस्काउंट और अलाउंसेस और ड्यूटी ड्रॉबैक इफ एनी। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है? काफी बार अगर आप कोई ऐसी एसेट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जरूरी नहीं कि हर बार आप एसेट खरीदोगे, कभी कभी आप एसेट मैन्युफैक्चर भी करोगे। जैसे आपने देखे होंगे बड़े बड़े एसी लगे रहते हैं मॉल के अंदर में, जो उसकी डक की पाइपलाइन गई रहती है इधर उधर हर जगह पे। वो कोई अपने नॉर्मल एसी थोड़ी रहते लाके फिट कर दिया, उसे वहां इंस्टॉल करना पड़ता है, वहां असेंबल करना पड़ता है एक एक पार्ट लाके। मतलब आपने आप वहां पे असेट को इरेक्ट किया, परचेस नहीं किया एज इट इज। यस और नो? तो असेट को रेडी फॉर यूज करने तक जो भी नेसेसरी एक्सपेंस लगे वो सारे खर्चे आपने असेट की कॉस्ट में ऐड करना है। काफी बार आप असेट मैन्युफैक्चर करते हो और अगर उस असेट से कहीं ना कहीं सरकार को फायदा हो रहा है तो उस असेट के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अगर आपने सरकार को कोई ड्यूटीज दी होगी तो ड्यूटीज सरकार आपको वापस कर देती है। अब आपने असेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए ड्यूटीज लगी तो आपने ड्यूटीज कॉस्ट में अगर ऐड किया होगा और अब ड्यूटी वापस मिल रही तो कॉस्ट से क्या करना है? माइनस।
इसीलिए मैंने माइनस के सामने लिख दिया और ब्रैकेट में क्या लिखा, इफ एनी। सर अगर सरकार ने पहले ही बोल दिया कि ड्यूटीज आपको माफ होने वाली है और सर हमने ऐड ही नहीं किया तो माइनस भी करने का काम नहीं, बरोबर है। अगर ऐसी ड्यूटीज जो सरकार आपको रिफंड कर रही है आपने ऑलरेडी ऐड किया होगा तो ही माइनस करना, आपने ऐड ही नहीं किया तो माइनस भी करने का काम नहीं, सिंपल है। चलो आगे। उसके बाद इसमें नेसेसरी एक्सपेंस में इंस्टॉलेशन वगैरह भी आ गया क्या अपना, यस, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्विजिशन कॉस्ट और सिंपली कॉस्ट। चलो आगे, पक्का। चल, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बाद है बेटा आपका, लिखो आगे, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, क्या कहना है सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म का। हे अकाउंटेंट सुन, सर ये सारे कॉन्सेप्ट यही बोलते हैं क्या पहले, हे अकाउंटेंट सुन, हाँ, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट किसको गाइड कर रहे हैं, अकाउंटेंट। ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तो अकाउंटिंग करेगा तब तूने कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस देख करके अकाउंटिंग करना है, बराबर है क्या। लीगल फॉर्मेलिटी को चूल्हे में डालो, सब्सटेंस को देखो और सब्सटेंस देख करके अकाउंटिंग करो, लीगल फॉर्मेलिटी देख करके नहीं। सर मतलब क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल आप सभी को एक चीज बता दो, उन्हें प्लीज ध्यान देना, साथ साथ ड्रॉ भी करना। आज 31 मार्च है, आपको समझाने के लिए आज 31 मार्च है, आज फिनेंशियल ईयर एंड हो रहा है और आज 31 मार्च को मैंने एक BMW कार परचेस किया है, 70 लाख अमाउंट पेड, बट इनवॉइस एंड आरसी, आरसी कार का होता है ना, टू व्हीलर फोर व्हीलर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो स्मार्ट कार्ड टाइप, वो मिलेगा, विल रिसीव ऑन 10th अप्रैल 2023, यानी कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में, यानी कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में। अब मुझे एक बात बताओ, आप उस असेट के लीगल ओनर कब बनोगे। सो लीगल ओनर आप कब बनोगे, ऑन 10th अप्रैल, बरोबर है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपके पास कार आ गई, कार रिसीव्ड, रेडी फॉर यूज हो गई, पेमेंट कर दिया या पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं कर दूंगा, ड्यू हो गया, एक्चुअल पे कर दिया या तो ड्यू हो गया, बस लीगल ओनर आप कब बनने वाले हो, 10 अप्रैल को। तो एक छोटू सा सवाल, ये आज जो मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, क्या इस बैलेंस शीट के असेट साइड में मैं BMW कार शो करूं कि नहीं करूं। लीगल ओनर में कब बनने वाला हूं, 10 अप्रैल को। लेकिन अगर आप सब्सटेंस, वस्तु स्थिति, इकोनॉमिक रियलिटी की बात करो तो आपके पास कार आ गई, रेडी फॉर यूज है, सब्सटेंस को देख करके अकाउंटिंग करो, ना कि लीगल फॉर्मेलिटी को। सब्सटेंस, वस्तु स्थिति, इकोनॉमिक रियलिटी कहता है कार आ गई ना, तो क्या हुआ, कुछ लीगल फॉर्मेलिटी पेंडिंग है ना, लीगल फॉर्मेलिटी को चूल्हे में डालो और आप सब्सटेंस की बात करो और इस बार के बैलेंस शीट में इस कार को असेट बोल के दिखा दो। अगर आप लीगल फॉर्मेलिटी की बात करते तो इस पीरियड के बैलेंस शीट में वो कार असेट बोल के आती क्या, नो। अगर कोई इंसान लीगल फॉर्मेलिटी को देख के अकाउंटिंग करेगा, नहीं भैया मैं तो लीगल फॉर्मेलिटी देखूंगा, नो डाउट आपको लीगल फॉर्मेलिटी देखना है, लेकिन जहां पे डिलेमा है, जहां पे आपको दिख रहा है क्लियर कट, बरोबर है कि कार आ गई, पेमेंट कर दिया, बस आरसी और इनवॉइस बाकी है, मे बी फॉर एनी टेक्निकल रीजन, तो हम लोग क्या इस बैलेंस शीट में कार नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जिस दिन मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं उस दिन मेरे पास असेट है, एज ऑन दैट डेट। बैलेंस शीट हम लोगों को एज ऑन दैट डेट की फिनेंशियल पोजीशन बताती है ना, मेरे पास असेट है उस दिन, तो मैं दिखाऊंगा बैलेंस शीट के असेट में, है ना। जिसको लीगल फॉर्मेलिटी फॉलो करना है वो 10 अप्रैल को दिखाए, जो कि गलत है। सो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने इसी दिन उस कार को दिखाना है, ना कि 10 अप्रैल को, बरोबर है क्या,
ये बात समझ में आई सभी को? समझ में आया सब्सटेंस और लीगल फॉर्म? चल उसके बाद का कॉन्सेप्ट कौन सा है बेटा? कंसिस्टेंसी। सो सब्सटेंस और लीगल फॉर्म क्या कहता है बेटा? सब्सटेंस और लीगल फॉर्म कहता है, एक सेकंड सिर्फ सेंटेंस लिख लेना है ना, रिकॉग्नाइज financial item dash by following substance, ब्रैकेट में लिख लो नॉट जस्ट लीगल फॉर्म। सब्सटेंस को देख करके आपने फिनेंशियल आइटम को रिकॉग्नाइज करना है, नॉट जस्ट लीगल फॉर्म। मतलब लीगल फॉर्मेलिटी को हम लोग साइड में रखेंगे और सब्सटेंस को देख करके अकाउंटिंग करेंगे। नेक्स्ट वाला कौन सा है बेटा? कंसिस्टेंसी। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। कंसिस्टेंसी कहता है, मुन्ना प्लीज ध्यान दे, यू हैव टू फॉलो, लिखना, यू हैव टू फॉलो द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी। बेटा नोट्स बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, जो भी लिखवा के दे रहा हूं सारी चीजें नोट्स में अच्छे से मेंटेन करना है। यू हैव टू फॉलो द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज which you have been followed in the previous periods। पिछले पीरियड में आप जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किए थे, पिछले पीरियड में जो आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किए थे, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आप इस पीरियड में भी फॉलो करोगे। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज यानी क्या? हर बैच में सवाल पूछता हूं, हर बैच में बच्चे जवाब नहीं देते हैं। बोलो, बोल बेटा। अकाउंटिंग के रूल्स, ओके। और कोई बेटा? अकाउंटिंग पॉलिसीज, बोलो एनीबॉडी? प्रिंसिपल्स पीछे, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, ये तो एग्जाम्पल हो गया अकाउंटिंग पॉलिसी का, मैं मीनिंग पूछ रहा हूं। और कोई? एनीबॉडी? अकाउंटिंग पॉलिसीज। अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसीज ये रास्ते हैं। रास्ते किस चीज के? मंजिल हासिल करने के। जहां कहीं पे भी किसी एक ही गोल को हासिल करने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हैं, तो उन हर रास्तों को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिसीज। यस और नो, ये सब क्या हो गई? पॉलिसीज। जहां कहीं पे भी किसी एक ही गोल को हासिल करने के एक से ज्यादा रास्ते हैं, तो उन सारे रास्तों को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिसीज। इसीलिए देखो, जो भी ऑल इंडिया रैंक 1 आता है, उसके पास न्यूज चैनल वाले पहुंच जाते हैं माइक लेकर के, अपना बताइए आपकी पढ़ाई की पॉलिसी क्या थी। अब वो ऐसे वर्ड नहीं पूछते पढ़ाई की पॉलिसी क्या थी, वो आपको ये पूछते आपने कैसे पढ़ाई किया। दैट मीन्स योर स्टडी पॉलिसी। यस और नो? क्योंकि देखो, मेरिट 1 आने के बहुत सारे रास्ते, उसमें से आपने कौन सा रास्ता यूज किया था? अकेले पढ़ते थे, दोस्त के साथ पढ़ते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे, दिन में पढ़ते थे, कम पढ़ते थे, ज्यादा पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? तो आपका कौन सा रास्ता था? मेरिट 1 आने के बहुत सारे रास्ते, उसमें से आपने कौन सा यूज किया? दैट मीन्स दैट वाज योर स्टडी पॉलिसी। अब यहां पे बात चल रही है अकाउंटिंग पॉलिसी की। तो अकाउंटिंग में कोई एक आइटम का ट्रीटमेंट देने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हैं। जैसे एक मैडम ने अभी बताया कि डिप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट देने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, SLM, WDV, NUT, सिंकिंग फंड, है ना, आपका SYD, प्रोडक्शन यूनिट, मशीन अवर, डिप्लेशन, बाप बहुत सारे रास्ते हैं। उसमें से आपने कौन सा रास्ता यूज किया? इन्वेंट्री का, स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, तो उसके भी बहुत सारे रास्ते हैं। स्टॉक को रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाओ, कि कॉस्ट पे दिखाओ, कि आपका क्या कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे दिखाओ, कि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे दिखाओ।
आप बचपन से कैसे दिखा रहे हो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी को आप काफी बार मार्केट प्राइस बोल देते हो, बट वो एक्चुअल में सही नहीं है। एनआरवी मतलब क्या, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। आपके हाथ में नेट कितना आने वाला है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, अगर कुछ अलग से नहीं दिया है तो एनआरवी को आप लोग मार्केट प्राइस बोल सकते हो। बट एनआरवी का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। असेट को बेच रहा हूं 100 रुपए में, बेचने के लिए कमीशन को मैंने दलाली दी है 10 रुपए, बोलो मेरे हाथ में नेट कितना आ रहा है 90, तो 90 इज द एनआरवी नॉट 100। ये बात समझ में आई। सो आप, हाँ हम लोग बात कर रहे थे पॉलिसी, तो स्टॉक का वैल्यूएशन करना है तो कौन सा रास्ता है, बहुत सारे रास्ते हैं। हमने कौन सा फॉलो किया, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये हमारी पॉलिसी थी। डिप्रिसिएशन का हमने ये मेथड यूज किया, ये हमारी पॉलिसी थी। गुडविल का वैल्यूएशन हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से किया, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, है ना। आपकी कौन सी मेथड से, उससे मैंने किया, वो एन्यूटी मेथड है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग है, वो हमारी पॉलिसी थी। यस और नो। किसी एक ही चीज को पाने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हैं, तो उन हर रास्तों को हम लोग बोलेंगे पॉलिसी। ये बात समझ में आए। इसी को टेक्निकली क्या कहते हैं, इसी को टेक्निकली कहते हैं आर द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। अब एक एग्जाम्पल देता हूं, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल, कंजर्वेटिज्म अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन। क्या कहता है बेटा कंजर्वेटिज्म, एंटिसिपेट फ्यूचर एक्सपेंस और लॉस। और इसी प्रिंसिपल के चलते, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक प्रिंसिपल, हम लोग कौन सी मेथड यूज करते हैं, वी वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। वैसे कोई कॉस्ट पे कर सकता है, कोई एनआरवी पे, कोई विच एवर इज लोअर पे, बराबर है क्या। सो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, स्टॉक का वैल्यूएशन करना है और फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस लॉस को आज ही रिकॉग्नाइज करना है। इसी के चलते हम लोग कौन सी मेथड यूज करते हैं, हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। दैट्स इट। ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, राइट। एक और प्रिंसिपल है, एक और प्रिंसिपल है रेवेन्यू मैचिंग। इस पीरियड के अगेंस्ट में, इस पीरियड के रेवेन्यू के अगेंस्ट में इसी पीरियड के खर्चे होने चाहिए। एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड। इसी के चलते प्लीज ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं, एक असेट खरीदा है 1 लाख रुपए का, उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो पूरा 1 लाख रुपए का खर्चा इसी साल में असेट का डाल देते हैं पीएनएल में, कि थोड़ा थोड़ा डालते हैं प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, मैचिंग के हिसाब से थोड़ा थोड़ा। और उस थोड़े थोड़े को आप लोग बचपन से प्यार से डिप्रिसिएशन के नाम से जानते हो, यस और नो। सो 1 लाख रुपए की असेट है, मैचिंग के चलते उसके 1 लाख रुपए को हम लोग ओवर द पीरियड, उस पीरियड के मैचिंग में हर साल थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते हैं, मार देते हैं, एक्सपायर कर देते हैं, एक्सपेंस कर देते हैं, नर्क में डाल देते हैं, यानी पीएनएल के डेबिट में डाल देते हैं, क्या बोल के, डिप्रिसिएशन। अब ये करना जरूरी है, ये किसने बोला, रेवेन्यू मैचिंग प्रिंसिपल ने। लेकिन इस नर्क में डालने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए, हर साल थोड़ा थोड़ा मारने के लिए बहुत सारी मेथड है। सो प्रिंसिपल कहता है भैया थोड़ा थोड़ा कॉस्ट मैचिंग के हिसाब से पीएनएल के डेबिट में डालो। प्रिंसिपल बोल के मोकला हो गया, प्रिंसिपल ने बोल दिया। अब वो डालने के लिए बहुत सारी मेथड्स है, एसएलएम, डब्ल्यूडीबी, एनयूटी। आप कौन सी यूज कर रहे हो, दैट वाज योर पॉलिसी, दैट वाज योर पॉलिसी। समझ में आया अकाउंटिंग पॉलिसी यानी क्या है, बरोबर है। एनआरवी, एनआरवी का मतलब है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसका फॉर्मूला लिख लो,
सेलिंग प्राइस, आगे बहुत बार आने वाला है, माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, सब लोग साथ में ना मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। आ जाओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे से। लिखा बेटा सभी ने? नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू मैचिंग। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, लिख लिया बेटा सभी ने? ऑल ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे सब लोग साथ में चलो आ जाओ। सो प्लीज ध्यान दे दो, क्या कहना है इसका रेवेन्यू मैचिंग का? लिखो रेवेन्यू मैचिंग, और इसी को प्यार से मैचिंग प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। मैचिंग क्या कहता है ये? एक्सपेंसेस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड should match with the revenue of same particular period. Expenses of particular period should match with the revenue of same particular period. उल्टा मत बोलना, revenue of particular period should match with the expense. रेवेन्यू को मैच नहीं कर सकते। रेवेन्यू को हम लोग हिला सकते हैं क्या? रेवेन्यू हमारे हाथ में है क्या? जबरदस्ती कस्टमर को बोलोगे क्या कि माल खरीद, मेरा रेवेन्यू मैच करना है एक्सपेंस से? नो। सो एक्सपेंस मैच करना है। एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ द सेम पर्टिकुलर पीरियड, है ना? अब अच्छे से ध्यान देना, इस कॉन्सेप्ट का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जैसे ध्यान दे दो बेटा सब लोग, बचपन में भी आपने पढ़ा हुआ है। जैसे ये ट्रेडिंग अकाउंट है, एग्जाम्पल, मैं थोड़े समय के लिए क्वांटिटी में बात कर रहा हूं, अमाउंट में नहीं, आपको समझाने के लिए। ये मैंने गुड्स परचेस किया, मेरा ये बेचने का काम है, मैं प्रोडक्ट बेचता हूं, ठीक है? ये प्रोडक्ट मैं बेचता हूं, मैंने परचेस किया आपको समझाने के लिए 10 क्वांटिटी, बराबर लिखा ना? और मैंने इस पीरियड में कितना सेल किया आपको समझाने के लिए? 7 क्वांटिटी। बोलो बेटा रेवेन्यू कितने आइटम का हुआ यहाँ पे? सो रेवेन्यू हुआ 7 आइटम का। एक्सपेंस कितने आइटम का दिख रहा है आपका? 10। ओ हो, ये तो गलत हो गया। रेवेन्यू मैचिंग यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। रेवेन्यू मैचिंग नाराज हो गया और बोल रहा है कि यहाँ पे रेवेन्यू मैचिंग फुलफिल नहीं हुआ, मतलब आपका अकाउंटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रहा है। ठीक है यार भैया, अभी कर देते हैं, तुझे खुश कर देते। सो कितने आइटम का खर्चा दिख रहा है? 10। कितने आइटम का खर्चा दिखना चाहिए था? 7। रेवेन्यू मैचिंग क्या बोलता है? आपका एक्सपेंस रेवेन्यू के साथ मैच होना चाहिए, अमाउंट के सेंस में नहीं, प्रोपोर्शनेट सेंस में। यस और नो? अमाउंट अगर एक्सपेंस रेवेन्यू की हर बार मैच करते बैठे तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। रेवेन्यू और एक्सपेंस सेम फिगर हो गया तो प्रॉफिट होगा क्या कभी? हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनेट के सेंस में बात कर रहे हैं। यस और नो? सो ध्यान देना, एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू। अब बताओ यहाँ पे रेवेन्यू 7 आइटम का है, एक्सपेंस 10 आइटम का दिख रहा है। एक्सपेंस कितने आइटम का ज्यादा दिख रहा है? 3 आइटम का। उसको कम करना है क्या? या तो यहाँ डेबिट साइड में लिख दो माइनस करके, या तो अपोजिट में लिख दो। अपोजिट भी लिखना मतलब कम करना ही हो गया ना। इसी को आप लोग बचपन से प्यार से क्या बोल रहे हो? क्लोजिंग स्टॉक। सो ये जो मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, ये किसकी वजह से लिखा है बेटा? जस्ट बिकॉज ऑफ रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। सो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, इट इज नथिंग बट एन एडजस्टमेंट। ये असेट वाला क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। असेट वाला तो बैलेंस शीट में लिख देंगे, सेम फिगर, डबल एंट्री सिस्टम है ना। एक इफेक्ट यहाँ पे और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। प्लीज ध्यान देना। तो यहाँ पे जो मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिखा वो एज एन असेट नहीं लिखा, क्योंकि असेट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आती है। ट्रेडिंग ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में रियल अकाउंट आ सकता है क्या? नो। सब फिर यहाँ क्यों लिखा? लॉजिक क्या है इसके पीछे का? रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। इट इज एन एडजस्टमेंट आउट ऑफ परचेज। ये मैंने परचेज से एडजस्ट किया। क्यों एडजस्ट किया? रीजन बिकॉज ऑफ
रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। सो देखो तो अब मैच हो गया क्या, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। क्लियर है। सो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि बता क्लोजिंग स्टॉक असेट होने के बावजूद भी नॉमिनल यानी ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे क्यों लिखा है, तो उसको बोलना इधर आ, उसके पीछे की वजह है रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। वरना हमें कोई शौक नहीं है नॉमिनल अकाउंट में एसेट लिखने का, अगर वो नहीं लिखा तो रेवेन्यू मैचिंग फुलफिल नहीं होगा। और अकाउंटेंट को वाइल डूइंग एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड में सारे कॉन्सेप्ट फॉलो करना जरूरी है, इसलिए हमने लिखा। वरना मुझे कोई हॉबी है क्या लिखने की क्लोजिंग स्टॉक वहां पे, नो। क्लियर। चलो आगे। और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आप प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हो, बरोबर है क्या। अगले पीरियड का है ना, फ्यूचर का है, इस पीरियड में नहीं आना चाहिए, इसलिए आप रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से प्रीपेड माइनस कर देते हो। एक और लॉजिक, किसी ने पूछा कि रिस्पेक्ट सैलरी 13,000 एडजस्टमेंट में दिया 1,000 प्रीपेड है, तो आप क्या करते हो, सैलरी 13 में से 1 माइनस करते हो, आउटर कॉलम में 12 दिखाते हो, और प्रीपेड दूसरा इफेक्ट कहां दिखाते हो, बैलेंस शीट के असेट। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। वरना लर्न करने वाली कोई चीज इसमें नहीं है, ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया तो सारी अकाउंटिंग प्रॉपरली होती है। क्लियर है। चलो आगे। ओके। एक बच्चे ने बोला सर रेवेन्यू मैचिंग को एक्सप्लेन। राधिका, ये समझ में आया बेटा रेवेन्यू मैचिंग को जो मैंने एक्सप्लेन किया। आपका मैसेज आया 8:35, 2 मिनट, पिछले 2 मिनट के अंदर में जो बताया वो समझ में आया बेटा। एग्जैक्टली संजना, बिल्कुल सही लिखा बेटा आपने। राधिका चलो आगे। पक्का नहीं समझा, वापस ध्यान देना। रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दे। आपका जो रेवेन्यू है यहाँ पे 7 आइटम का, लेकिन आपका एक्सपेंस कितने आइटम का दिख रहा है, 10, तो ये गलत है। रेवेन्यू जब 7 आइटम का है तो एक्सपेंस भी 7 का ही दिखना चाहिए, इसीलिए मैंने 3 आइटम का एक्सपेंस माइनस किया, यानी अपोजिट साइड में लिखा। तो देखो कहीं ना कहीं आपका ये 10 और अपोजिट में लिखा 3, तो अल्टीमेटली इफेक्ट कितने का हो गया, 7 का। बरोबर है क्या। क्यों किया ऐसा, जस्ट बिकॉज ऑफ रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। बरोबर है सर, ये 3 अपोजिट में लिखने की जरूरत नहीं है, यहां भी माइनस कर दिया तो भी चलेगा। क्लियर है। चलो आगे, पक्की बात। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपको किसी ने पूछा क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों लिखते हैं, बिकॉज ऑफ रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। बेसिकली इट इज एन एडजस्टमेंट। कहां से एडजस्ट किया, परचेस से। क्यों एडजस्ट किया, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से। चलो आगे नेक्स्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। क्या कहना है बेटा फुल डिस्क्लोजर का, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। आपको भी लिखा नहीं आपने, आपको भी आगे लाइफ में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। जब यहाँ पे बैठी बैठी सुंदर सुंदर लड़कियां आगे जाके शादी के लिए किसी से मिलेगी, तो डेफिनेटली वो लड़का भी डिस्क्लोजर देगा, है ना। और लड़का बोलेगा मेरे इतने अफेयर थे, मैं खाता पीता हूँ, गांजा मारता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। लड़की बोलेगी हाँ मैंने भी हैश ये वो, मेरे भी 10 15 20 अफेयर थे। तो दोनों ने एक दूसरे को क्या दिया, डिस्क्लोजर, कि भैया अपना जो रिश्ता है वो सच की बुनियाद पर रहना चाहिए। तूने तेरा सब बता दिया कांड, मैंने भी मेरा सब कांड बता दिया। मतलब दोनों ने एक दूसरे को क्या दिया, फुल डिस्क्लोजर। कल चल के कहीं और से पता चलेगा बाबा, लड़का शॉक, लड़का सोच रहा था कि उसने ही सब कुछ किया है और बेचारे को सीधी लड़की मिल रही है। यस और नो, है ना। काफी बार होता है ना, मेरे एक दोस्त ने ऐसा किया था, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे क्योंकि फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड है। लड़के बहुत, आज के जो स्टूडेंट्स है बहुत ही होशियार है, वो निकाल लेंगे नाम जा करके। तो वो अहमदाबाद गया था लड़की से मिलने के लिए, ठीक है, और वो लड़की ने फुल डिस्क्लोजर दिया इसको। वो अहमदाबाद में होटल में बुलाया उसको खाना खाने के लिए, लड़की अहमदाबाद की थी, ये बेचारा 18,000 की फ्लाइट किया सेम डे, 3-4 घंटे पहले। महंगी आती है ना फ्लाइट बहुत, 1-2 महीने पहले किया तो 2-3-4 हज़ार में आ जाती है। सेम डे किया था 18-20 हज़ार का था। तो गया होटल में, उसने मिलने बुलाया। अच्छा 5 स्टार होटल था, रूफ टॉप रेस्टोरेंट था। वहाँ पे गए, खाना वाना खाए। वो लड़की ने पूरा एक वो 2 लोगों के टेबल के आसपास वो गिटार बजाने वाला रहता है ना, वो गिटार बजा रहा है, कैंडल लाइट डिनर वगैरह, इवनिंग के टाइम था। मस्त एकदम अच्छा सीन सिनारियो चल रहा था, सब कुछ हो गया। कुछ
3-4 हज़ार रुपये बिल हो गया खाने का, 2 लोगों का सिर्फ खाने का हो गया। तो जब भाई है ना अपना, तो उसने वॉलेट निकाला पे करने के लिए, तो लड़की ने बात की वहाँ पे, बोले इसका पेमेंट हो गया है। तो लड़का बोलता किसने किया? तो बोले नहीं, मेरा मतलब एक्स था एक, उसने ये पार्टी रखी थी। बस मैं आपको ये बताना चाहती थी कि वो मेरी कितनी केयर करता था। समझ में आया क्या? और मैं चाहती हूँ कि अपना रिश्ता सच के भरोसे रहे, सो मैंने सारी चीज़ बता दी। अरे बताना था मेरी माँ, करना थोड़ी था ये सब। तो वो ईमानदारी से, बहुत अच्छा दोस्त है उसी का, उसने बोला 1-2 मिनट का टाइम दो। साइड में गया और वॉशरूम में जाके मुझे फ़ोन लगाया है, बोले हरीश ऐसा ऐसा किस्सा है। बोला तुरंत रिजेक्ट। बोला अगर सिर्फ बता दिया रहता तो बात सही थी, तेरे भी एक्स थे उसके भी एक्स थे, ठीक था, बट ये जो करके बताया ना वो गलत है। तो बोले पार्टी उसने अरेंज किया, ये किया। तो मैंने बोला भाई तू तुरंत कैंसिल करो। मैंने बोला उसके उस एक्स ने वो पार्टी को अरेंज करने के लिए जो भी 4-5 हज़ार रुपये खर्चे किए होंगे, उसकी वो 2-3 दिन की कमाई होगी। ये 5 हज़ार तेरी 5 मिनट की कमाई है, बोला बराबर है। और तू उसको बोल क्या, बोलना मेरे लिए इस होटल का 20% शेयर भी खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरा महीने का कमाई 25 लाख रुपए नहीं, एक्चुअल में है उसका, एक्चुअल में 25 दिन काम करता है, 1 लाख रुपए रोज की कमाई जब तक होती नहीं तब तक घर पे आता नहीं है, बरोबर है। तो मैंने बोला तू उसको बोल क्या कि बोला मैडम मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, अगर वो बिल नहीं लेती है तो तू वहाँ के वेटर को 5 हज़ार का टिप दे के आना कैश, और वो बिल से बड़ा टिप होना चाहिए। बोला बिल अगर 4 हज़ार का है तो तेरी टिप 5 हज़ार की रहेगी, बिल 5 का है तो तेरी टिप 6 हज़ार की रहेगी। बोले पक्का मना कर दूं? बोला हाँ। बोले मम्मी पापा मतलब किसी को मत पूछ, क्योंकि अगर सिर्फ बोला रहता, कटसी रहती ना, एक बोलने का तरीका रहता। ये तो बोला मखमल के कपड़े में चप्पल भिगा के रख के उससे मारा है, बोला तेरे मुंह पे। समझ में आया क्या? चप्पल खुली नहीं मारी, चप्पल को प्रॉपरली मखमल के कपड़े में लपेटा और फिर तेरे गाल पे मारा है। बोला सिर्फ बोला रहता कि ऐसी ऐसी बात थी, इफ यू डोंट माइंड, मतलब ये मैं बता देती हूँ था, बट पास्ट इज पास्ट, नेवर अगेन इन फ्यूचर। मतलब तुम्हारे रिश्ते की शुरुआत, तुम्हारी जो पहली पार्टी है, लाइफ टाइम तुमको ऐसी ही याद रहेगी कि किसने दिया, किसने खाया, किसने पे किया, ये सर नो। तो उसको दब के दब बोला है ना। ये फुल डिस्क्लोजर की अतिशयोक्ति हो गई है ना, इतना भी डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए, यस और नो। सर आपके हिसाब से फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए क्या? इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस कि आप कैसी सिचुएशन में हो। तो प्लीज जो भी ये बता रहा हूँ फुल डिस्क्लोजर ये अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। सर आपने डिस्क्लोजर दिया था क्या? हाँ मैंने दिया था, बट वो ही किस्सा बताया था जो पूरे गांव को मालूम था, उसी का डिस्क्लोजर दिया। जबरदस्ती मेरे अंदर सच्चाई की पीपड़ी बजाने का शौक नहीं था, है ना। नहीं तो क्या उड़ते हुए तीर अपने पिछवाड़े में कौन ले जबरदस्ती। तो जो सबको मालूम था वो बोल दो, जो सबको मालूम था वो मैंने बोल दिया। सर ये तो गलत है। नो, मैंने पूछा भी नहीं पर सामने वाले को तेरा कुछ पास था क्या, मैंने पूछा नहीं, ना तब ना आज। जब अपन राम नहीं है तो जबरदस्ती सीता एक्सपेक्ट मत करो। बट हाँ टचवुड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, पिछले 7-8 साल में कहीं पे भी एक भी प्रॉब्लम नहीं है, टचवुड टचवुड। चलो आ जाओ। सो फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है बेटा, ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। अच्छा किसके लिए है फुल डिस्क्लोजर? शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि उनको पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। सर फुल डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं थी, अकाउंटिंग तो वैसे भी हम लोग कर ही रहे। काफी सारे ऐसे भी आइटम होते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में कवर नहीं होते, आपको सेपरेट उसके लिए नोट्स देना पड़ता है। कहां पे? बैलेंस शीट के नीचे, नोट्स टू द अकाउंट्स में। सो फुल डिस्क्लोजर और डिस्क्लोजर दोनों में से जो लिखना है लिख लो। फुल डिस्क्लोजर और डिस्क्लोजर क्या कहता है बेटा? ये कॉन्सेप्ट कह रहा है, हे अकाउंटेंट सुन, you have to disclose all information। कहां पे? at the footnote of financial statement। आपने सारी इंफॉर्मेशन को पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। अच्छा एक अंदर की बात बता देता हूं आपको, ये कॉन्सेप्ट का और
मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का 36 का आंकड़ा है। दोनों की आपस में बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। क्यों? मटेरियलिटी क्या बोलता है? सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज और रिकॉर्ड करना है, और फुल डिस्क्लोजर बोलता है मटेरियल हो इमटेरियल हो सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है। दोनों क्रॉस कर रहे हैं ना एक दूसरे को। मटेरियल बोलता है सिर्फ मटेरियल और फुल डिस्क्लोजर बोलता है ऑल। इसीलिए एग्जाम में आपको सवाल आएगा कि फुल डिस्क्लोजर का अपोनेंट कौन है, या फुल डिस्क्लोजर किसको क्रॉस करता है, या कौन से दो कॉन्सेप्ट आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। कॉमन सेंस आपने अभी अभी पढ़ा है। मटेरियलिटी बोलता है सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज, अपने ओनली मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे, इमटेरियल को इग्नोर कर सकते हो। बट फुल डिस्क्लोजर बोलता है मटेरियल हो इमटेरियल हो सारी इंफॉर्मेशन आपने अकाउंट फॉर करना है, डिस्क्लोज करना है। कहाँ पे? फुट नोट में। अच्छा, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो आप फिनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा सकते हो उसको अलग से फुट नोट में रिपीट नहीं किया तो भी चलेगा। हाँ, ऐसी इंफॉर्मेशन जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आ सकती है, उस इंफॉर्मेशन को आपको अलग से फुटनोट में दिखाना होगा। सर ऐसी इंफॉर्मेशन का एग्जांपल दो। जैसे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का अकाउंटिंग होता है क्या? नो, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का अकाउंटिंग नहीं होता है। मुन्ना ध्यान देना बेटा, बोल कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का अकाउंटिंग होता है क्या बेटा? लास्ट बेंच, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का अकाउंटिंग होता है क्या? तुम बताओ। लास्ट बेंच, लास्ट बेंच, हाँ आप ही, हाँ बोलो। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का अकाउंटिंग होता है क्या? बाकी बच्चे नहीं होता। बाकी बच्चे जवाब दे रहे हैं, तू जवाब नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि तू होशियार नहीं है, तू होशियार है, बट तू जो अभी होशियारी कर रहा था वो होशियारी लेट होगी। नींद मत आने दे। मैं मानता हूँ सुबह सुबह का टाइमिंग है। मुन्ना देखो बेटा, प्लीज ध्यान देना, मेरे पास 2 रास्ते, या तो मैं आपको अलग अलग स्टोरी सुनाऊं, या तो मैं आपको एंटरटेन करूं, सिंगिंग कर लूं, तो उससे आपको नींद नहीं आएगी बट नॉलेज भी नहीं आएगा। और दूसरा एक रास्ता मेरे पास है कि मेरे अंदर जितना नॉलेज है रिलेटेड टू अकाउंटिंग फॉर योर सीएमए इंटर सिलेबस, वो सारा का सारा आपको दूं। अगर मैंने ये दिया तो ये चीज़ें छूट जाएगी, क्योंकि हमारे पास में टाइम अनलिमिटेड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। इंसान काफ़ी बार क्या सोचते हैं मालूम है क्या? अभी तो जीना है बहुत बरसों। वो टोटली रॉन्ग चीज़ है। हमारे पास टाइम अनलिमिटेड नहीं है। आपके पास आपका जो समय काफ़ी सीमित है। आपको बहुत जल्द कमाना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो मामा पापा है वो बहुत जल्द बूढ़े होने वाले हैं। फैक्ट है, कटु सत्य है, मानो या ना मानो। मेरे भी सेम है, आपके भी सेम है। तो जितने जल्दी आप कमाई शुरू करोगे उतना उनका बुढ़ापा अच्छा जाएगा। और ये कलयुग है, बगैर पैसे के आज के तारीख में कुछ नहीं होता है। समय हमारे पास बहुत लिमिटेड है। ये वाला अगर रास्ता मैंने किया तो आपको सिर्फ उतना ही बता पाऊंगा जिससे आपकी पासिंग होगी, बट वो टोटली आपके लिए स्लो पॉइजन है। समझ में आया क्या? इसीलिए मैं आपको सिर्फ नॉलेज देने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और उसमें पर एक नेगेटिव पॉइंट क्या मालूम है क्या? अब कुछ बच्चों को है ना, कभी कभी इसमें नींद आ जाती है, तो वैसा होने मत दो, ठीक है? अगर नींद आ रही है तो अपने पास वो पानी की बोतल रहती है ना, तो उसके ढक्कन में पानी लेके ऐसे डायरेक्टली मुंह पे मार लो, ठीक है? मैंने तो कल से मैं एक पिचकारी रखता हूँ यार अपने पास, एक बेस्ट आइडिया है। जिसको नींद आई ना यहाँ से ऐसे, चलो वैसा कुछ करते हैं अपन लोग, मैं आज अरेंज करता हूँ, पर सोना मत। ध्यान देना, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते। रीजन? अच्छा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मतलब क्या? द लायबिलिटी विच डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, जिसका रिजल्ट मुझे आज पता नहीं है। सिंपल सा एग्जाम्पल, किसी ने मेरे ऊपर केस फाइल किया है ना, और अगर वो केस में हार जाता हूं, मुझे उसको बदले में अगर कुछ अमाउंट पे करना है। अगर हार गया तो मुझे देना पड़ेगा, नहीं हारा तो नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो मेरी लायबिलिटी है ये डिपेंड है किस चीज पे? केस जीतने या हारने पे। द लायबिलिटी विच डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट विल बी कॉल्ड एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी का अकाउंटिंग होगा क्या? क्योंकि आज हमें उसका रिजल्ट पता नहीं है, और ना ही हम लोग अंदाज लगा सकते हैं, ना ही हम लोग अंदाज लगा सकते हैं। तो हम लोग उसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं क्या? नो। हाँ, अगर ऐसा बोल दिया किसी ने, प्रोबेबली हरीश तो केस हार जाएगा, तो फटाक से मैं क्या क्रिएट कर लूंगा? प्रोविजन फॉर लॉस। फटाक से क्या क्रिएट कर लूंगा? प्रोविजन फॉर लॉस। क्यों? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, यस और नो। लेकिन कोई मुझे ये बोल भी नहीं सकता है तू जीतने वाला है, हारने वाला है, कुछ भी नहीं कह सकते। तो अब बताओ उसकी अकाउंटिंग पॉसिबल है क्या? नो। इस ब्रह्मांड में हमेशा ध्यान रखना, कंटिंजेंट लायबिलिटी की अकाउंटिंग नहीं होती है।
बट कंपनी के ऊपर केस चल रहा है, अगर हार गई तो पैसा देना पड़ेगा। क्या ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है? क्या ये सिग्निफिकेंट है? तो क्या हुआ, इसकी अकाउंटिंग नहीं हो रही है, चल डिस्क्लोज कर। किसने बोला डिस्क्लोज करने का? डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ने। किसने बोला डिस्क्लोज करने के लिए? क्योंकि आप उस इन्वेस्टर को फंसा रहे हो। जो इन्वेस्टर आपके कंपनी में पैसा लगा रहा है उसे तो पता भी नहीं है कि इस कंपनी के ऊपर केस चल रही है, अगर केस हार गए तो 1000 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। उसने शेयर खरीद लिए, केस हार गई, उसके शेयर की प्राइसेस तो डाउन हो जाएगी ना, उसका तो बेचारे का मेहनत के पैसे की लग जाएगी। तो एक काम करो सर, अब हम क्या करें, हम तो इसे अकाउंट फॉर कर ही नहीं सकते। अकाउंट फॉर नहीं कर सकते ना, चल डिस्क्लोजर के हिसाब से फुट नोट में लिख कि इस कंपनी के ऊपर ऐसी ऐसी केस चल रही है, हार गई तो 1000 करोड़ देना पड़ेगा। वो बेचारा इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा, रुक जाएगा जब तक केस का रिजल्ट नहीं आता, है ना। सो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट किस चीज के लिए? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर कौन है? वन ऑफ द प्रपोज इन्वेस्टर। यस और नो? उसके बाद डिस्क्लोजर के बाद बेटा लास्ट कॉन्सेप्ट अक्रूअल। लिखो, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से ध्यान देना। आ जा मुन्ना, ये कॉन्सेप्ट हमारे अकाउंटिंग की बुनियाद है। ये कॉन्सेप्ट हमारे अकाउंटिंग की बुनियाद है। कैसे, जरा देखो, ध्यान देना। जबरदस्ती होशियारी नहीं करते, हवा के चक्कर में अभी भी तबीयत से उठाओ, है ना, फिर से पकड़ लेगी सर्दी जुकाम। आ जाओ, ध्यान देना। यस, बिल्कुल सही लिखा बेटा अव्या ने। फर्म शुड नॉट हाइड एनीथिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यस, सब कुछ डिस्क्लोज कर देना चाहिए, बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। रियल लाइफ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जब रेड पड़ती तो हम दुनिया के गरीब हैं, लड़की वाले लड़के को देखने आए तो हम दुनिया के अमीर है, लड़की वाला देखने आए तो चांदी की थाली में सोने के चमचे के साथ खिला रहे, और जब इनकम टैक्स वाले आते हैं तो पत्तल में खाना खा रहे हैं, ये ना। तो वो तो सब क्या है, मैनिपुलेशन है। वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, यू कैन मैनिपुलेट योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन है ना, आप इन्फॉर्मेशन को बायस कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। ये बचपन में पढ़ा होगा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में। चलो ठीक है, अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कह रहा है बेटा सुनो, यू हैव टू, लिखो, यू हैव टू अकाउंट फॉर, यू हैव टू अकाउंट फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेस। यू हैव टू अकाउंट फॉर, देख लो एक बार कैसे लिख रहा हूं, इनकम एंड एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन, देख लो, एज एंड व्हेन सच इनकम और एक्सपेंसेस वर ड्यू और अक्रूड। जैसे ही कोई इनकम और एक्सपेंस अक्रू हो जाए, ड्यू हो जाए, लागू हो जाए, आप उसकी अकाउंटिंग कर लो, irrespective of actual receipt of income and actual payment of expenses, irrespective of actual receipt of income और एक्चुअल पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। यानी इनकम के मिलने की राह मत देख, इनकम जैसे ही ड्यू हो गया, अक्रू हो गया, उसकी अकाउंटिंग कर दे। इनकम के मिलने की राह मत देखो, एक्सपेंसेस के एक्चुअल पेमेंट की राह मत देखो। एक्सपेंस लागू हो गया, जैसे मंथ एंड है, जनवरी मंथ की सैलरी 31 जनवरी को ड्यू हो जाती है, मंथ एंड है, सैलरी ड्यू हो गई, बोलो पेमेंट किया गया सैलरी का आज? नो। पेमेंट कब करेंगे? आपको समझाने के लिए 5 फरवरी को। लेकिन सैलरी की एंट्री कब करते हैं? 5 फरवरी को या 31 जनवरी को ही? सैलरी एक्सपेंस की एंट्री 31 जनवरी को ही हो जाती है। पेमेंट तो नहीं किया सर, तो क्या एंट्री पास करते थे आप? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी।
सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग और सैलरी पेएबल और सैलरी आउटस्टैंडिंग, जो लिखना है लिख लो। सो आप एंट्री कर देते थे ना सैलरी ड्यू का एंट्री, बराबर है क्या? आपने पेमेंट किया क्या? नो, बट फिर भी एंट्री कर दिया क्या? हाँ। क्यों किया? लॉजिक ये था उसके पीछे, अक्रूवल। अब सर जिस दिन पेमेंट करेंगे उस दिन सैलरी पेएबल टू कैश, जिस दिन पेमेंट किया उस दिन सैलरी अकाउंट नहीं बनेगा, उस दिन सैलरी पेएबल टू कैश, यस और नो। सो एक्सपेंस की एंट्री कब कर दी आपने? जिस दिन वो खर्चा ड्यू हो गया उसी दिन। मैंने उधारी में माल बेचा बाहुबली को, पैसा आया क्या? नहीं, बट फिर भी एंट्री करूंगा क्या? हाँ। कैसे? बाहुबली अकाउंट डेबिट टू सेल, बाहुबली अकाउंट डेबिट टू सेल। पैसा आया अभी तक? नो। इनकम मिली? एक्चुअल रिसीट हुआ इनकम का? नो, बट फिर भी अकाउंटिंग कर दिया? हाँ। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल रिसीट ऑफ इनकम और इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, इनकम के मिलने की या एक्सपेंस के पेमेंट की राह मत देखो। जैसे ही वो इनकम अक्रू हो जाए, ड्यू हो जाए, आप उसकी क्या कर दो? अकाउंटिंग कर दो, यानी अकाउंट फॉर कर दो। क्लियर है? इसीलिए उधारी वाले ट्रांजैक्शन भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और इसी की वजह से आपका कौन सा सिस्टम है? मर्केंटाइल। क्लियर है? ये थे आपके सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो क्या अब आप लोगों को एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, डेबिट क्रेडिट का रूल, बेसिक टर्म्स, वाई अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीजें क्लियर है क्या? कोई बच्चा यहाँ तक, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है, प्लीज एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, बेसिक्स ऑफ अकाउंट समझ में आया? सो अपना बेसिक सिंपल सा रूल है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहे तो क्रेडिट करो। कौन से है डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट? एक बार सब लोग के साथ बोलो बेटा, ऑल, सब लोग जोर से, ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉस है। वन मोर टाइम, एसेट, ड्रॉइंग, सब लोग वापस यार जोर से, आपने याद नहीं किया रूल वो? ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। मतलब एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट बढ़ रहे तो डेबिट करो, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट कम हो रहे तो क्रेडिट करो। एंड ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम होते हैं तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन। बट बढ़ना है कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। ओनर ने धंधे में कैश लाया तो ओनर की जेब से कैश कम हो गई, लेकिन बिजनेस में कैश बढ़ गई, तो हम लोग ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे या बिजनेस के? बिजनेस। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। Hey accountant, soon while recording the transaction you have to think from the point of view of business and not from the point of view of any other third person. Yes or no? ये बात समझ में आए सभी को? पक्की बात? यहाँ तक सबको सारी चीजें क्लियर है? इतना कह के आज के छोटू से दो शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच।